एंड CMA फाउंडेशन, CMA इंटर, CMA फाइनल ऑल्सो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CMA क्या है, इस कोर्स के बेनिफिट के बारे में समझेंगे, ठीक है। और ये भी डिस्कस करेंगे ये कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। ये कोर्स को आपको डिटेल, आई एम ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। हमारे साथ है CA राम पाटिल सर, ठीक है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और इस फील्ड में जो कॉस्ट अकाउंटेंट का लेक्चर्स वगैरह या फिर जो भी प्रोफेशनल्स लेक्चर्स हैं, हम लेक्चर्स जो है आई थिंक राम सर का तो 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है लेक्चर्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने अभी तक मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स को लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, एट अ प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। तो आज का जो सेशन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा राम सर से कि वो हमारा सेशन जो है स्टार्ट करें। एंड ड्यूरिंग द सेशन आप क्या, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप प्लीज नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर हम क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स जो भी होगा वो आफ्टर द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो राम सर? Yes, sir. हाँ ये सर, कैन वी स्टार्ट द लेक्चर? Yes, sir. Thank you. Thank you. ओके सर, वेलकम। थैंक यू, नमस्कारम ऑल, गुड मॉर्निंग। आप जब भी आई एम स्पीकिंग विद अ माइक, ठीक है ना, मैं माइक से बात कर रहा हूं, तो आपको अगर मुझसे कुछ इंटरेक्ट करना होगा तो यू कैन चैट बॉक्स ओपन करके रख लीजिए, एंड टुवर्ड द एंड वी विल ओपन अ क्वेरी सेशन, ठीक है ना। तो वहां पे आप आपसे अच्छे से बातें करेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। अभी मुझे ओवरऑल बात करने दो CMA कोर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज कोर्स, and that is introduction to CMA course, or everything that you wanted to know about CMA course. So CMA फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे दो वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हो, यहाँ पे दो वर्ड्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो और आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो, ठीक है ना। सारी डिटेल में बातें करेंगे। सर CMA कोर्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज से होता है क्या? सर ये स्टेट लेवल पे होता है क्या? सर ये सेंट्रल लेवल पे होता है क्या? तो लेट मी टेल यू, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्स। सो एक नेशनल लेवल का कोर्स है विच इज हैविंग इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स। मतलब आप CMA इंडिया के अगर होगे तो आपको नॉट ओनली इंडिया, आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाएगा दैट यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन। देखो, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखते हो तो यूनिवर्सिटी एक स्टेट स्पेसिफिक होता है, उस स्टेट का सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप CMA, CA, CS ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो यू बिकम अ नेशनल कैंडिडेट, आपको नेशनल लेवल का एग्जाम पढ़ने मिलता है। और इसका कोई कॉलेज नहीं है यहाँ, इसका कोई ऐसे क्या बोल सकते हैं ना, ब्रांच नहीं है। देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच इज नोन एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड ये इनका सिंबल है, ठीक है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। इसने डायरेक्टली पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, लोकसभा राज्यसभा आपने जो सुना होगा, तो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है अंडर द एक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1959। तो दिस इज नॉट अ कॉलेज, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, दिस इज द body created by central government through parliament under the act, the cost and management act 1959। तो जब आप एक CMA बनते हो तो you are not qualified as a CMA, you are a professional CMA under the cost and management accountant act 1959, and therefore you will have signing power। आपके पास साइनिंग पावर होगी। आप कोई भी बड़े बड़े रिपोर्ट देखोगे, कॉस्ट ऑडिट के रिपोर्ट देखोगे, वहां पे CMA का साइन अभी मैंडेटरी होते जा रहा है। GST ऑडिट अगर आप करते हो तो GST ऑडिट पे आपका साइनिंग मैंडेटरी हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है, आपको साइनिंग पावर मिलती है, मतलब आप साइन करने के बाद पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी APJ अब्दुल कलाम सर ने क्या बोला है CMA कोर्स के बारे में।
if we have to succeed in the globalized world, ठीक है ना, इंडियन नहीं, globalized world, we have to enlarge the scope of cost audit. आपको cost audit करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि अगर आपको global level पे लेके जाना पड़ेगा अगर इंडिया में, तो you should have a cost audit mechanism to cover all the aspect of manufacturing and service sector activities including healthcare and education. And this was said by APJ Abdul Kalam. तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े बड़े लोगों ने सीए में कोर्स के बारे में नोटिंग किया हुआ है. We will discuss few more personalities. सर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएमए? सीएमए बनने के बाद आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो लेट्स लुक एट दैट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट टाइप्स ऑफ जॉब यू विल बी डूइंग व्हेन यू बिकम अ सीए? डिजाइनिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल. ठीक है ना, हर मैनेजमेंट को ये जरूरत होती है. यू एज अ सीएमए आप लोअर लेवल पे काम नहीं करोगे, आप डायरेक्टली मैनेजमेंट लेवल पे काम करोगे. आप यूजुअली कंपनी के सीएफओ होते हो, ठीक है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या सीओओ होते हो, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स. तो ये सीओओ सीएफओ की जो पोस्ट होती है, ये पोस्ट नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि इनका रिपोर्टिंग डायरेक्टली बीओडी लेवल पे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे इनका रिपोर्टिंग होता है. एंड यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग. और जो डिसीजन मेकिंग लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड कंट्रोल सिस्टम पे लिया जाता है. तो नॉट ओनली इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको खाली गवर्नमेंट मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देके कुछ नहीं होने वाला. आप मैनेजमेंट को जाके बोलोगे सर हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करना चाहिए, हमें लेबर का कॉस्ट कम करना चाहिए, हमें लेबर्स का साइकिल चेंज करना चाहिए, खाली बातें करके नहीं होती. उसका एक बार आपने जब सिस्टम बताया, रिकमेंड किया, तो उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल भी लगने आपको आना चाहिए. नॉट ओनली दैट, यू आर गोइंग टू प्लान द कॉस्टिंग सिस्टम एंड मेथड्स. हर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आज हमारे हाथ में अगर ये मोबाइल है तो इस मोबाइल का कॉस्टिंग क्या होगा, ये कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का कॉस्टिंग क्या होगा. आप जब बोरीवली से बस पकड़ते हो अंधेरी के लिए, तो बोरीवली से अंधेरी तक आने का जो बस का फेयर होता है, आपने देखा होगा 8.89 पैसा होता है, या 9 रुपीज होता है, या 12 रुपीज होता है, या 15 रुपीज होता है. देयर इज समबडी हु कंप्यूट दिस पर्टिकुलर कॉस्ट. कॉस्ट कोई ऐसा रैंडम कॉल नहीं होता कि चलो ठीक है इसको 300 रुपए पे बेचते हैं, इसको 1000 रुपए पे सेल करते हैं, इसको यहाँ पे 20 रुपीज चार्ज करते हैं. रैंडमली कॉस्ट को नहीं डिटरमाइन किया जाता. इट इंक्लूड्स वेरियस कॉस्टिंग मेथड्स. बहुत सारा डिटेल एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन लिया जाता है. सो हु डज दैट? सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डज दैट. ठीक है ना. नेक्स्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल. जब कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक चैलेंज बन जाती है. इन्वेंट्री ज्यादा होगी तभी भी प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री कम होगी तभी भी प्रॉब्लम है. तो ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाएगा, कब रीऑर्डर किया जाएगा, कितने दिन का स्टॉक हमारे पास बैकअप में पड़ा होना चाहिए, ये सारे डिसीजन जो लिया जाता है वो भी एक सीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट कैपिटल बजटिंग चैप्टर. कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपको क्या सिखाता है कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, अगर आपके पास दो डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, ये आपका इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए. ये डिसीजन जो होना चाहिए वो एनपीवी पे होना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे. तो जब आपके पास दो, एक बिजनेसमैन के पास दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, या दो से ज्यादा भी ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस में से सबसे बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सा होगा, ये डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएमए के पास आती है. तो मैनेजमेंट तो खाली आपको आके बोलेगा, ठीक है ना, जैसे मुकेश अंबानी हो, आपको आके बोलेगा आई एम थिंकिंग टू लॉन्च जियो मार्ट. ये जियो मार्ट करके आजकल अपने को डीमार्ट वगैरह बहुत चल रहा है मार्केट में, बिग बाजार वगैरह का बहुत डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स का बहुत डिमांड है. तो ऑयल में तो हम ऑलरेडी है, टेलीकॉम में है, अभी हमें ना वो रिटेल में भी आना चाहिए. शुड वी कम इन रिटेल मार्केट, या हमें रिटेल मार्केट नहीं करके बैंकिंग में जाना चाहिए? ऐसा डिसीजन बीओडी जब आपको पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जब बीओडी पूछेगा, तो आप उसको आंसर करोगे कि सर हमें इस मार्केट में नहीं, इस मार्केट में जाना चाहिए, सर हमें ये प्रोडक्ट नहीं, ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट. तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का स्टार्ट टू एंड मैनेज करना पड़ता है. लेबर, मटेरियल, मैन पावर, ये सारी चीजें वहां पे कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी बातें भी एक सीएमए के कंट्रोल में आती है. एक स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट करके भी एक डिवीजन होता है. इंटरनल ऑडिट मतलब जो मैनेजमेंट के लिए किया गया ऑडिट है, वो ऑडिट होता है जिसमें मैनेजमेंट कंसर्न नहीं होता आपके डॉक्यूमेंट से.
मैनेजमेंट कंसर्न होता है कि देखो हमारे जो डिसीजंस है, हमारी जो कंपनी के पॉलिसीज है, वो अच्छे से वहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कुछ लूप होल तो नहीं है, कहीं रेवेन्यू लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई ऑफिसर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी रिपोर्टिंग जो करनी होती है वो इंटरनल ऑडिट में करनी होती है। दिनेश सर एंड आई was an internal auditor to many organization during our articleship period। तो हमें पता है कि इंटरनल ऑडिट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक कॉस्ट ऑडिट करके कॉन्सेप्ट है विच इज अ मैंडेटरी टू सर्टन कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। जब आप पढ़ोगे लॉ के बारे में तो आपको पता चलेगा, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है, जीएसटी में जीएसटी ऑडिट होता है, कंपनीज एक्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ कॉस्ट ऑडिट भी होता है। जब आपका लेक्चर चालू होगा तो दिनेश सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि कॉस्ट ऑडिट कैसे होता है। पर्टिकुलरली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का कॉस्ट ऑडिट होता है, एंड कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन ओनली बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इन इंडिया। जरा सुनो, कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी डन ओनली बाय सीएमए। मतलब ये पावर ना एडवोकेट्स के पास है, ना इंजीनियर के पास है, नॉट इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, हमारे पास भी ये पावर नहीं है। ये पावर रिजर्व किया गया ओनली एंड ओनली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। तो यू आर हैविंग अ स्टैट्यूटरी पावर टू साइन a statutory audit report which is a cost audit report, please understand, ठीक है ना। जब जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं तो जीएसटी ऑडिट कैन बी डन बाय सीएमए और सीए, दोनों भी कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन बी डन ओनली बाय सीए, इनकम टैक्स ऑडिट कैन बी डन बाय सीए, कंप्लायंस ऑडिट कैन बी डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। तो अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज ने अपने अपने ऑडिट का डिवीजन सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अ सीएमए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ऑडिट। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप आगे जाके ऑडिटर बनना चाहते हो तो यू कैन बिकम अ कॉस्ट ऑडिटर एंड जीएसटी ऑडिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस टू बिकम सीएमए सर? व्हाट आर द स्टेजेस टू बिकम सीएमए? कितने पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, कितने लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे? तो ग्रेजुएशन करने तक तो आपको 15 इयर्स का स्टडी करना पड़ा, एंड आफ्टर 15 इयर्स ऑफ स्टडी आई होप द पीपल हु आर ग्रेजुएटेड हियर और हु आर डूइंग द ग्रेजुएशन, सी आई डोंट वांट टू इंसल्ट द एजुकेशन सिस्टम थ्रू व्हिच इवन आई हैव बिकम अ ग्रेजुएट, बट एक फैक्ट है कि ग्रेजुएट्स का मार्केट में वैल्यू नहीं है। This is a fact and everybody knows this fact. Therefore, I became chartered accountant. Therefore, Dinesh sir became cost and management accountant. Therefore, my wife who is going to teach you a law, ठीक है ना, she is becoming company secretary. तो हमें पता था कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीकॉम एमकॉम इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट इनफ। तो हमें इसके एक कदम और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें लाइफ में और आगे बढ़ना है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए परस्यू करना चालू किया। तो सीएमए बनने के लिए कितने साल या कितने स्टेजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे? तो देयर आर ओनली 3 स्टेजेस टू बिकम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक तो लेवल होता है फाउंडेशन, जो आपको बेसिक्स बात बताएगा, ठीक है ना। एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के बाद फाइनल है। तीन ही तो लेवल है, फाउंडेशन, याद रखो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, बस इतना ही है, तीन ही लेवल हमें कंप्लीट करने हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं खाली तीन ही लेवल है, ये तीनों लेवल आपकी जिंदगी का अब तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, स्किल है, ये तीनों लेवल उसको टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो दिखने के लिए तो तीन ही है। कुछ कुछ लोगों को फाउंडेशन पास होने के बाद ही फीलिंग आना चालू हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट सीए में बन चुके हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन तो एक एंट्री लेवल है, फाउंडेशन इज जस्ट द एंट्री लेवल। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे खाली आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वेदर यू आर क्वालिफाइड टू परस्यू सीएमए कोर्स और नॉट, तो उसके लिए फाउंडेशन चेक किया जाता है। एट द सेम टाइम फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सम ऑफ यू आर ग्रेजुएटेड, अगर बीकॉम का आपने एग्जाम दिया हुआ है तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट फाउंडेशन, आपका एंट्री डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। लेकिन अगर फाउंडेशन कोर्स करके सीएमए में आ सकते हो तो बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है सर? क्योंकि जब तक आपके पास फाउंडेशन का बेस नहीं होगा तब तक आपको इंटरमीडिएट और फाइनल हमेशा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि आपका बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। आपने बेसिक्स पढ़ के रखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आपको ये थोड़ी ना क्या पता था कि आगे जाके आपको ये जो भी मैं थ्योरी में पढ़ रहा हूँ वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है
मुझे नहीं लगता उन्होंने अमालगमेशन पढ़ने के बाद कभी ये सोचा होगा कि लाइफ में कभी तो मैं अमालगमेशन करूंगा, ठीक है ना। कभी उन्होंने ऑडिट के प्रोविजन पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा होगा कि लाइफ में मैं भी कभी तो ऑडिटर बनूंगा। कभी उन्होंने अकाउंट्स करने के बाद ऐसा लगा होगा कि कभी तो मैं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करूंगा। ऐसे आपको शायद नहीं लगा होगा, ठीक है ना। अभी आपको ये करना है, ये आपको पता, आपके ब्रेन को बताना है, कॉन्शियसली बताना है कि मैं जब प्रोफेशनल बनने जा रहा हूं, I cannot take any course lightly. I have to take everything seriously. अब से लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा। If you are serious about the course, then only you should register. अगर आपको बस ऐसे ही जिंदगी में मजे लेने के लिए कोर्स करना है तो मत करो, क्योंकि दिस कोर्स डिमांड्स एवरीथिंग। आज तक के आपकी लाइफ में आपने जितना भी किया हुआ, आई डोंट नो योर एज, यू माइट बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एजेस, ठीक है। कोई 20 ईयर्स का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, 35 का होगा। I don't know what all you have achieved till now, but one thing is for sure, if you can do CMA course or CA course or any professional course for that matter, right now the discussion about CMA, therefore I'm referring the CMA, if you can devote 3 more years of your life to this course, believe me my friends, not only your rest life, but the generations can be transformed. A generations to come will have a benefit of your dedication. एक दो पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं पूरे खानदान की, पूरे फैमिली की और आने वाली जनरेशंस की बात कर रहा हूं। एक पर्सन को तो फैमिली में के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एंड दैट शुड बी यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बहुत हो गया गरीबी की जिंदगी, बहुत हो गई आम जिंदगी, अब हम जिएंगे प्रोफेशनल लाइफ, थोड़ा हायर लेवल पे जाने का हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा हायर लेवल पे जाने के लिए थोड़ा हायर एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। एक चाय वाले को भी देख लो, सुबह से लेके रात तक जब वो चाय बनाता है तब जाके अपनी रोजी रोटी कमाता है। एक हाथ गाड़ी वाला, एक वेजिटेबल वाला, ड्राइवर उबेर का हो या जोमेटो पे जो बंदा कुरियर देता है, हर पर्सन को अपने लाइफ में स्ट्रगल करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब कुछ लोग एफर्ट्स मैन्युअली करते हैं, कुछ लोग एफर्ट्स प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये जो एफर्ट्स करने होते हैं वो प्रोफेशनल एफर्ट्स होते हैं। ऐसे नहीं कि सीए में बनने के बाद आपके घर पे चेक आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बनने के बाद भी एफर्ट्स करने होते हैं। आज हमें देख लो, आज 12 साल हो गए हम पढ़ा रहे, फिर भी आज सुबह उठ के स्ट्रगल करना है, प्रिपरेशन करना है, पढ़ना है, सेमिनार लेना है, मार्केटिंग करना है। बिना उसके, बिना बेचे तो आप कुछ कमा नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाके एफर्ट्स करते हैं ना फ्रेंड्स, हमें जो रिटर्न्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। एफर्ट तो मैं 10 साल पहले भी कर रहा था, 12 साल पहले भी कर रहा था, काम तो तभी भी करता था, लेकिन उस लेवल में और अब के लेवल में और आने वाले फ्यूचर की लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी एंड परसिस्टेंसी ऑफ द स्टूडेंट। वो आपके ऊपर है। करने वाले तो 2-3 साल में भी कर लेते हैं, नहीं हो करने वाले तो 5-5 साल भी लगा देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने टाइम में करना है। बट ऑन एन एवरेज एक पीरियड मानते हैं, फाउंडेशन से लेके फाइनल होने तक का जो टोटल पीरियड है वो 3 to 4 years का है, जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड है 15 मंथ की। 15 महीने की तो इंटर्नशिप मैंडेटरी है, आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बोलते हैं उसे, उसकी भी बातें करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 3 से 4 साल ये कोर्स आपका लेगा मिनिमम। सर फाउंडेशन में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। फिर से मैं अपनी सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, यू कैन नॉट राइट द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन देने का पावर नहीं है, आपको एलिजिबिलिटी दी गई है। सर ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने? 10th के बाद जब एग्जाम देनी नहीं है, एग्जाम तो आपको 12th पास होने के बाद देनी है, एचएससी होने के बाद, +2 होने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है। तो इंस्टीट्यूट ने 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करने क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए ताकि आपका फीस कम हो जाए, फीस बच जाए, क्योंकि फीस हर साल में रिवाइज होता है इंस्टीट्यूट का। तो जितने जल्दी आप रजिस्टर करोगे उतना कम फीस भरना पड़ेगा। एक तो वो पॉइंट हो गया। सेकेंडली, अगर आपको साइंस के बारे में पता होगा, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर उनको इंजीनियर बनना होगा तो उनको जेईई का एग्जाम देना पड़ता है, JEE का एग्जाम देना पड़ता है। और उनको अगर डॉक्टर बनना होगा, MBBS करना है, तो उनको NEET नीट का एग्जाम देना पड़ता है। जब उनका 10th स्टैंडर्ड होता है तो 11th एंड 12th में वो लोग 11-12 का कम पढ़ के नीट और जेईई का ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि नीट और जेईई का प्रिपरेशन करोगे तो 11-12 तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही निकल जाता है। एंड अल्टीमेटली उनको जो एग्जाम पास करना होता है वो होता है नीट और जेईई का। ये मैंने आपको साइंस का एग्जांपल दिया। मतलब साइंस के बच्चों को पता है कि 2 साल के बाद मुझे जो एग्जाम देनी है उसका प्रिपरेशन अभी से करूंगा तो शायद कंप्लीट हो पाएगा कोर्स। वैसे ही क्योंकि सीएमए फाउंडेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसका प्रिपरेशन आप जितने जल्दी चालू करोगे
करोगे उतने जल्दी पास होने का और उतने जल्दी एलिजिबल बनने का और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सोचने का आपको टाइम मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं, आने वाले टाइम में आप अगर 10th पास हो या आपके लाइफ में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी भी 10th पास किया और 11th स्टैंडर्ड में आया है, तो उसको बोलो बाबा अभी से रजिस्टर कर लो और अभी से प्रिपरेशन चालू कर लो, तो आपके पास 2.5 इयर्स का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। 2.5 इयर्स मतलब 2 साल तो वो जो 11 12th के है और 12th का रिजल्ट आने के बाद के 5-6 महीने, उसके बाद आपका फाउंडेशन का एग्जाम आता है। मतलब 2 साल का प्रिपरेशन अगर करते हो किसी एग्जाम के लिए, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग ऊपर की बिल्डिंग होगी और उतनी ऊपर वो बिल्डिंग जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि कॉलेज में आने के बाद कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करो ही, लेकिन खाली एंजॉय मत करो। एंजॉयमेंट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉलेज लाइफ, लेकिन फोकस आपका जो होना चाहिए वो करियर के ऊपर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ यू हैव मिस्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेन। आपका तो 10th हो चुका, 12th हो चुका, कुछ लोगों का तो ग्रेजुएशन भी हो चुका, कुछ लोगों ने तो 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया, ठीक है ना। फिर भी अभी हम कर सकते हैं, इट्स नेवर लेट। आप कोई नई चीज कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जिंदगी में, किसी ने आपको रोका नहीं है कि आइए इस एज में। सीएमए में एंट्री होने का मिनिमम एज है या मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड, लेकिन 50-50 साल के एक्सपीरियंस के लोग भी सीएमए का एग्जाम देने आते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए रहता है। मेरा जो सबसे सीनियर स्टूडेंट है वो है 56 ईयर ओल्ड, बेल्लारी में कर्नाटका में मेरा एक स्टूडेंट था 56 ईयर ओल्ड, जो एक रिटायर बैंक ऑफिसर है, एसबीआई में जॉब किया है, रिटायरमेंट लिया और उनके जिंदगी में एक सपना था कि उनको सीए करना है, तो उन्होंने 56 ईयर पे सीए फिर से चालू किया। तो प्रोफेशनल कोर्सेज का कोई एज लिमिट नहीं होता, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 12th एग्जामिनेशन यू कैन राइट दी फाउंडेशन एग्जामिनेशन, और फाउंडेशन एग्जाम लिखने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, पास हो जाओगे। जैसे पास हो जाओगे तो सेकेंड लेवल होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लेवल पे आने के लिए आपको फाउंडेशन से पास होके आना पड़ेगा, और फाउंडेशन पास होने के बाद आप समझो ना, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ 12th स्टूडेंट, ठीक है ना, अभी आपका 12th हो गया या तो 12th में हो, आप समझो 12th पास होने के बाद इमीडिएटली 6 महीने में आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम लिख सकते हो, और उसके आगे 2 साल और लगते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। मींस इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक विद द राइट गाइडेंस, you can finish your CMA course even before completing your graduation, friends. This is the beauty of this course. आपका ग्रेजुएशन होने से पहले ही आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, and with the degree you can achieve tremendously more benefit as compared to graduation. ग्रेजुएशन करने के बाद 8 से 12 हजार की जॉब मिलती है, सीएमए कर लो वो भी बिफोर ग्रेजुएशन, नहीं बोल के 40 से 50 हजार की जॉब पर मंथ पेमेंट वाले हाथ में होगी। दैट्स अ गारंटी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, मेरे से मत लो गारंटी, योर इंस्टीट्यूट सेज दिस, ठीक है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। तो सर या तो आप फाउंडेशन पास होके इंटर में आ जाओ, सर हमारा ग्रेजुएशन हो गया है अभी क्या करेंगे, ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री का सोच रहे बच्चे, मैं उनको एक बता दूं, थोड़ा पेनफुल है, लेकिन फाउंडेशन के 4 बुक है, 4 सब्जेक्ट है, वो लेके एक बार पढ़ लो, बिकॉज यूर ग्रेजुएट, मेनी ऑफ द प्रोविजंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर ग्रेजुएशन। कुछ कुछ प्रोविजन जो नहीं समझ में आएगी, यू कैन ऑलवेज कम टू अस एंड आस्क अस कि सर ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, कैन आई सिट इन अ फाउंडेशन बैच। आपने एडमिशन इंटर पे लिया हुआ है, लेकिन आप फाउंडेशन के भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो अगर आपको कोई चैप्टर का बेस बनाना है, किसी चैप्टर को अच्छे से समझना है। बिकॉज विदाउट फाउंडेशन डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में आना मतलब चलती ट्रेन पकड़ने जैसा हो जाता है। अगर आप चलती ट्रेन में पकड़ लोगे और अगर आप एक्सपर्ट हो तो अच्छा है, चढ़ लोगे चलती ट्रेन में, आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एक्सपर्टीज लेवल नहीं है वहां पे कैसे चलती ट्रेन में चढ़ना है, तो फिर आप समझ सकते हो एक्सीडेंट होने के भी वहां पे चांसेस है। तो you need to keep this in mind, even if you are a direct entry student, you should study the books of foundation course. और अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन किया नहीं है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट विद द फाउंडेशन, फाउंडेशन से ही चालू करना चाहिए ऐसे कोर्सेज, ठीक है। आगे चलते हैं। सर आप रजिस्टर कर लेना इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करने के टाइम पे आपको 2 चीजें पूछी जाएंगी, ओरल कोर्स लेना है या पोस्टल कोर्स लेना है। ओरल मतलब जैसे आप कॉलेज में जाके पढ़ते हो, वैसे सीएमए इंस्टीट्यूट के भी ऑल ओवर इंडिया कहीं कहीं पे लोकेशंस पे उनके सेंटर्स है। अनफॉर्चुनेटली वो सेंटर्स उतना बेस्ट क्वालिटी नहीं देते, क्योंकि उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, जितना हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एफर्ट्स पुट करते हैं उतना नहीं करते, कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे लोकेशन पे अवेलेबल भी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ओरल कोर्स नहीं प्रेफर करते, दे रेफर अ पोस्टल कोर्स। पोस्टल कोर्स का क्या मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट आपको मॉड्यूल, उनके जो बुक्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, आपके घर पे दे देगा।
एक बार वो स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ गया तो आपको प्रिपरेशन करना है आप ही के हिसाब से, प्राइवेट कोचिंग करनी है तो कर लो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करके आप जाके एग्जामिनेशन दे दो। लेकिन क्या सर सेल्फ स्टडी करके ये एग्जामिनेशन पास किया जा सकता है? एन आंसर इज यस। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सीएमए के, इनफैक्ट जो रैंकर आते हैं वो सेल्फ स्टडी पे भी रैंकर बनते हैं, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो लोग बॉर्न ब्रिलियंट होते हैं, उनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है कि वो लोग कुछ रीड करते हैं और उनको समझ में आता है। अ स्टूडेंट लाइक मी, अ स्टूडेंट लाइक अ दिनेश सर, वी आर बिलो एवरेज स्टूडेंट, नॉट इवन एवरेज स्टूडेंट। और मेरे एक फैकल्टी भी शायद इस मीटिंग में है, उनको मेरा यंग एज पता होगा। तो तिवारी सर, लास्ट में आपको शायद मैं आपको उनके बात करा दूंगा। जब मैं छोटा था तो मुझे तो अच्छे से स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते थे, परचेज सेल्स का स्पेलिंग भी मैं रॉन्ग लिखता था। तो दैट टाइम वी वेर बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो विदाउट कोचिंग बिकमिंग प्रोफेशनल वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो डेफिनेटली वी नीडेड अ हेल्प फ्रॉम कोचिंग सेंटर एंड वी ऑल आर देयर। हमारे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग क्लासेस के साथ एसोसिएशन है। मुझे नहीं पता आप कहां से ये लेक्चर देख रहे हो, आप कौन से क्लासेस से बिलोंग करते हो। मैं तो जेन्युइनली चाहता हूं कि आप प्रोफेशनल बनो, हमारे यहां से बनो, कहीं और से बनो, जहां से बनना है वहां से बनो। ये कोर्स का हम इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका मार्केटिंग बहुत कम हुआ है। सीए का मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। लास्ट 10-15 सालों में सीए इतना फेमस कोर्स हो गया है कि किसको भी पूछो कॉमर्स में कॉलेज में जिंदगी में क्या करना है तो सीए करना है। हमारे भाईंदर से सुबह एक ट्रेन निकलती है 6 बजे के आसपास की, स्टूडेंट्स उसमें होते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के हाथ में सीए का बुक होता है। तो सीए का मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। सीए में कोर्स का अभी तक मार्केटिंग उतना नहीं हुआ है, वो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, उस कोर्स की अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट के आपके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, वो सारी आपको करनी होती है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन अभी आया हुआ है। उसके बाद एलिजिबल होते हो फाइनल के लिए जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करते हो। देयर आर 2 ग्रुप्स इन इंटरमीडिएट, वो सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। जब आप दोनों ग्रुप पास करते हो मिनिमम 50%, तो आप फाइनल के लिए आते हो। और फाइनल पे जो जिंदगी के मजे होते हैं वो अलग ही होते हैं, ठीक है। फाइनल पे जो प्रेशर होता है लाइफ में वो अलग ही होता है। फाइनली है जो समझो वो महाभारत है। फाइनल का एग्जामिनेशन 8 दिन का होता है, वो 8 दिन जो है ना वो महाभारत से कम नहीं है। वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। वहां पे इंसान सच में चेंज होता है, उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है फाइनल में। इंटरमीडिएट तक आपको ऐसा लगेगा ठीक है ये कोर्स मैनेजेबल था, लेकिन फाइनल लेवल पे जब आप आते हो ना तो पूरा आपको, जब तक आप 100% डेडिकेटेड नहीं हो इस कोर्स के लिए तब तक आप नहीं बनोगे। आई ऑलवेज से दिस, ओनली अ डिजर्विंग कैंडिडेट, सुनो मेरी बात, ओनली अ डिजर्विंग कैंडिडेट विल हैव अ डिग्री। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो ही भगवान या इंस्टीट्यूट आपको डिग्री देगा। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो तो आपको अटेम्प्ट लगेगी, फेल हो जाओगे। फेल होने के बाद फिर टेंशन नहीं लेना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, सबको ही पता है, तो फिर से अटेम्प्ट देंगे, फिर अटेम्प्ट देंगे। जरूरी नहीं है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले हो। जब मैंने स्पीच देना चालू किया, जब मैंने प्रोग्राम चालू किया, तो दिनेश सर ने खाली इतना बताया मेरे बारे में, ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस उतना ही जिंदगी में काफी होता है। कोई पूछने नहीं आता कि सर आप कौन से अटेम्प्ट में सीए बने थे, या आप कितने परसेंटेज से सीए बने थे, आप टॉप में आए थे कि बॉटम में आए थे। लाइफ में अल्टीमेटली स्किल काम करता है। आपको क्या करने आता है वो इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर डिग्री नहीं होती तो शायद दिनेश सर मुझे स्पीच लेने के लिए नहीं बुलाते। आप समझ रहे हो ना, डिग्री है करके स्पीच लेने बुलाया, और स्किल है करके मैं ये स्पीच ले रहा हूं या ये सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूं। तो ये आपके हाथ में आना चाहिए, ये टैलेंट आपके हाथ में आना चाहिए। और ये फाइनल लेवल का कोर्स जब आप करते हो ना ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी आपका शायद कॉन्फिडेंस कम होगा कि इतना सारा कौन करेगा, ऐसे कैसे पढ़ेंगे, लाइफ कैसे चेंज होगी। कभी कभी हम खुद को ही चैलेंज करते हैं और वहीं पे हम गलत करते हैं। हम खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रखते कि नहीं आप भी ये कर सकते हो। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैं 7th स्टैंडर्ड में 2 बार फेल हो चुका हूं। 10th स्टैंडर्ड तक मैंने मराठी मीडियम से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। लोअर परेल में स्कूल है नाम जोशी मार्ग करके, वहां से मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया हुआ है। विद अ म्युनिसिपैलिटी स्कूल बैकग्राउंड, विद एन अनएजुकेटेड पेरेंट्स, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं तो आपके पास तो दुनिया भर के फैसिलिटीज है। अभी इंटरनेट अवेलेबल है, डायरेक्टली D2H लेक्चर हो रहे हैं, आप घर पे बैठ के हमारे लेक्चर देख रहे हो, सारी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट? तो थोड़ा सा हिम्मत करना होता है, थोड़ी एक मेहनत करनी पड़ती है, और थॉट्स पहले बात तो चेंज करना होता है। आपको अपने विचारों पे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब तक आपके थॉट नहीं बदलेंगे तब तक आप सीए में नहीं बन पाओगे। तो सीए में आपको बनना है, आपको फाइनल कोर्स को एनरोल करना है, और उसके बाद आपको 15 मंथ का मिनिमम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और 15 मंथ का आर्टिकलशिप करने के बाद आप सीए में फाइनल का एग्जाम लिख सकते हो। फाइनल में एग्जाम लिख लो, अगेन 50% लेकर आओ, फाइनल पास हो जाओगे। सर इसके साथ साथ, मतलब ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया सर, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया। थ्योरेटिकल तो हमने ग्रेजुएशन तक तो वही किया ना, खाली थ्योरी पढ़ाए, कभी प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं किया सर।
तो हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आपके एक एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लाया, और ये नया वर्जन है। पुराना जो इंस्टीट्यूट का वर्जन था वो अलग था। पुराने वर्जन में 100 आवर्स का ट्रेनिंग होता था, अभी टोटल 200 आवर्स का ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग बियॉन्ड स्टडीज है, ये स्टडी के बाहर का है। ये आपको सैप पढ़ाएगा, ये आपको कंप्यूटर स्किल पढ़ाएगा, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएगा। लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक मुझे यहाँ पे नोट ये बताना है आप लोगों को कि अभी ना 6 मिनट बचे हुए हैं, तो जूम जो है वो 6 मिनट के बाद ना लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद इमीडिएटली आपको लॉग इन करना है विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड चेंज नहीं होगा, आईडी चेंज नहीं होगा। लॉग आउट होने के बाद 2 मिनट लगेंगे हमको रिस्टार्ट करने के लिए, तो 2 मिनट वेट करिए। ऑटोमेटिकली जब लॉग आउट होगा उसके बाद की बात कर रहा हूं, जितना टाइम है उतना तो मैं बोलते रहूंगा, ओके। तो और एक 2 सेशन में हमें करना पड़ेगा, तो सेकंड सेशन लॉग आउट होने के बाद इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर आप लॉग इन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि उसके बाद आपको दिनेश सर बहुत सारा डिटेल में बात करेंगे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। तो हमें क्या क्या करना है, सैप ट्रेनिंग दे रहा है। आज की तारीख में सब लोग टैली 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 करते हैं, टैली आना चाहिए, टैली आना चाहिए, बट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टैली नहीं होता। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सैप होता है, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सैप क्या है, कैसे है, वो हमारे जैसे लोगों को भी नहीं पता। आपकी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 60 आवर्स का डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है। ये बियॉन्ड आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा आता है। जरा वो समझने का ट्राई करो, प्रैक्टिकली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली वो आपको क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग स्किल, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, वो सारी चीजें आपको ये 80 आवर्स के ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। नॉट ओनली दैट, आपको नॉलेज सपोर्ट दिया जाता है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेबिनार, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इन सबको। ये सारा ना एमबीए मेथड है। एमबीए बनने वाले लोग ना ये सब करते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। तो क्योंकि आपके नाम में 2 है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे आपकी, कि मैनेजमेंट कैसे करना होता है लाइफ में। कॉस्टिंग तो सब लोग कर लेते हैं, मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। नॉट ओनली दैट, आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मिनिमम 15 मंथ्स की। वैसे तो 3 साल की है, लेकिन फाइनल की अटेम्प्ट लिखने के लिए, फाइनल की एग्जामिनेशन लिखने के लिए मिनिमम 15 मंथ। यहाँ पे जिन्होंने पहले कभी प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा इंस्टीट्यूट का, उनके माइंड में एक डाउट आएगा, सर पहले तो 6 मंथ था। तो 6 मंथ वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड। 6 मंथ में इंसान क्या सीख पाता है? जब आप किसी सीएमए के यहाँ पे काम करने जाते हो प्रैक्टिकली, और आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे होता है, 6 महीने बहुत कम पीरियड था। आपकी इंस्टीट्यूट ने कहीं पे ये नोटिंग लिया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मिनिमम 15 मंथ का हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल रखना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आप ये कहाँ पे कर सकते हो सर? आप ये सीएमए के अंडर भी कर सकते हो, जो ऑलरेडी सीएमए है, प्रैक्टिसिंग सीएमए है, जैसे हमारे यहाँ पे दिनेश सर है, तो आप दिनेश सर के ऑफिस में ज्वाइन होकर वहां पे भी कर सकते हो, और आप ये इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। सर इंडस्ट्री में करना मतलब क्या करना सर? इंडस्ट्री में करना मतलब क्या करना सर? इंडस्ट्री में करना मतलब ओएनजीसी, इंफोसिस, किसी बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना। आपको मैं एक बात बता दूं, इसका जो स्टाइपेंड होता है, स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड जो होता है, वो 8,000 से 25,000 तक जाता है। 8,000 से लेके 25,000 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी आपको मिल रही है। 8,000 to 25,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, सीखने का पैसा। मैं अगर आपका ऑन एन एवरेज 10,000 भी पकड़ता हूं, 10,000 इंटू 15 मंथ, मतलब आप सीए में बनते बनते 1.5 लाख तो ऑन एन एवरेज कमाओगे यार। एकदम कम वाला नंबर पकड़ रहा हूं मैं। वैसे तो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग मतलब 3,60,000 आप कमाओगे 10,000 के एवरेज से। 3 साल की ट्रेनिंग मतलब 3,60,000 तो आप कमाओगे इस कोर्स में से। आप समझ रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। तो सीएमए करते करते ही हमें कमाना है, क्योंकि ये कोर्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सिखाएगा। आप कैसे खुद के पैर पे डिपेंड हो सकते हो वो बताएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाएगा आपकी लाइफ में। खुद ही कमा के खुद की फीस खुद भरो। फाउंडेशन का फीस आपको घर से लेना पड़ेगा, मैक्सिमम इंटरमीडिएट का फीस घर से लेना पड़ेगा। उसके आगे की सारी फीस, सारा खर्चा ये कोर्स खुद आपको कमा के देगा। और क्योंकि आप इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हो, आपको एक तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। अब आपने एक प्रॉब्लम भी सुना होगा कि कभी भी आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपको एक्सपीरियंस पूछते हैं। अभी आज की तारीख में आप फ्रेशर हो, फ्रेशर को कोई जॉब देता ही नहीं। जब सीएमए बन जाओगे तो आप फ्रेशर रहोगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होगा या 1.5 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होगा। उतना आप एक्सपीरियंस लेके आपको कभी कभी जिस कंपनी में आपने आर्टिकलशिप किया है, इंटर्नशिप किया है,
वही कंपनी आपको अच्छा जॉब दे देती है, क्योंकि आपका मैनेजर के साथ अच्छे से वहां पे रिलेशन बन चुका होता है। तो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, सब्जेक्ट फॉर फाउंडेशन कोर्स आर, तो ये सब्जेक्ट वगैरह का जो डिस्कशन है ना, मुझे लग रहा है कि हमें नेक्स्ट राउंड में करना चाहिए, दैट वुड बी बेटर सिनेरियो, क्योंकि फिर वो डिस्कशन ही चेंज हो जाएगा। आर्टिकलशिप को लेके अगर आपको कुछ डाउट है, कैसे आर्टिकलशिप करना है, क्या करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारे साथ बिल्कुल आप टच में रहिए। और सेकेंड सेशन हम चालू करेंगे, अभी 11:46 हो रहा है, 11:46 हो रहा है, डॉट 11:50 पे सेकेंड सेशन चालू होगा। तो 4 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूं ये सिस्टम ऑफ होके रिस्टार्ट होने के लिए। तो प्लीज आप रीज्वाइन कीजिए 11:50 पे, 11:50 डॉट शार्प आई विल स्टार्ट द सेशन एंड आई विल कंटिन्यू विद द सेशन। ये अनदर 45 मिनट तक चलेगा। थैंक यू।